हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है और अभी से अब मिलाएं तो कुल मिलाकर के आपके 20 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे काम करना है ताकि हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो, है ना। पर्टिकुलर हमारा पर्पस क्या है कि कैसे भी करके जो हमारा स्कोर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये 20 दिनों को आपको कैसे उपयोग करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार ना पहले जैसा नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है एसएससी के इतिहास में कि टीयर 2 में कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो कि सारे के सारे कंपलसरी हैं। तो यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट देना है। तो मैं सबके बारे में बात करूंगा, सबका परसेंटेज वाइज वेटेज कितना होगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसमें आप देख सकते हो कुल मिलाकर के 3,60,432 बच्चे जो हैं वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और मेरे हिसाब से ये हिस्ट्री में, एसएससी की हिस्ट्री में इतनी बड़ी संख्या में कभी बच्चे अपीयर नहीं हुए होंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ बच्चे अपीयर ना भी हों, पॉसिबिलिटी कि बहुत कम समय है, तैयारी का समय नहीं मिला बच्चों को, बट फिर भी बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए एग्जाम जो है वो 4 से 5 दिन चलेगी। एग्जाम जो आपको पता ही है 2 मार्च से स्टार्ट हो रही है और 7 मार्च तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें मतलब कम से कम 4 दिन तो आपका पेपर 1 ही होगा और एक दिन आपका पेपर 2 और पेपर 3 होगा, ठीक है। कई सारे बच्चों को ये डाउट भी है कि जो पेपर 1 है उसमें जितने भी पेपर्स हैं वो क्या एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 का जो वेटेज है सबसे पहले वो देखो सबसे पहली बात तो ये जो है ना पूरा ये है आपका पेपर 1। ये पेपर 1 है मतलब, और पेपर 1 जो है वो पहला पूरा पेपर एक ही दिन में होने वाला है। इसमें ये वाला जो है आपका ये एक सेक्शन है, सेक्शन 1, ठीक है। ये वाला जो है ये सेक्शन 2 है और ये वाला सेक्शन 3 है। ये पूरा पेपर का आपका पैटर्न है, ठीक है। अब सेक्शन 1 जो है ना वो एक साथ होगा 60 मिनट का। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी और रीजनिंग है, तो ये जो है ये 60 मिनट्स का आपका अलग होगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश और जीए उसका 60 मिनट्स का पेपर आपका अलग होगा, है ना। जब ये अलग अलग पेपर 2 हो जाएंगे उसके बाद में आपका टाइपिंग होगा, फिर कंप्यूटर का पेपर होगा, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है, नहीं 60 मिनट्स का नहीं, सॉरी, ये वाला जो है ना ये वाला 60 मिनट्स का नहीं है, इसी के साथ कंप्यूटर वाला भी है। ये कंप्यूटर वाला जो ये वाला जो टेस्ट है ये वाला इसके साथ होगा, इस सेक्शन के साथ में, ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन क्या है कि हम स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे अपने स्कोर को आगे बढ़ाएं। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज वाइज वेटेज कितना है हर टॉपिक का। पहली बात तो ये पूरे जो 6 के 6 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सारे के सारे एक ही दिन होने वाले हैं, है ना। तो एक ही दिन में आपको सारे पेपर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वांट जो है उसके 90 मार्क्स का आएगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन का पेपर है। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत करते हो तो -1 हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस मार्किंग जो है वो 1/3 करी गई है पहली बार। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि माइनस मार्किंग 1/3 रही है। तो यहाँ पर ना कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा और जो ओवरऑल कट ऑफ भी है ना वो नीचे जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर 1/3 है ना तो पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे तुक्के कम लगाएं, है ना। अब यहाँ पर 90 मार्क्स का आपका क्वांट रीजनिंग होगा। इन दोनों का 23% टोटल वेटेज है, यानी इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये कुल मिलाकर के आपका 46.2% इसका टोटल वेटेज है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के 46% है और ये हाईली स्कोरिंग है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत संभावना होती है कि आप अच्छा स्कोर कर जाओ। अगर बात करें दूसरे सेक्शन की तो यहाँ पर 135 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ रहा है और जीए आ रहा है आपका 75 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश का केवल अकेले का वेटेज 34.6 है और जीए करंट का आपका जो है वो है 19.2। इसके बाद आता है कंप्यूटर टेस्ट जो कि 60 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग है और टाइपिंग है वो भी क्वालिफाइंग है ना। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक्चुअली इसको भी बहुत बच्चे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल इसकी बात करते हैं कि ओवरऑल अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर बढ़े, है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, समय बहुत कम है यार, मात्र 20 दिन है। अब 20 दिन में ऐसा क्या झंडे गाड़ लोगे आप कुछ नया पढ़ के, नया आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना इन दोनों सब्जेक्ट में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना ये हाईली स्कोरिंग होते हैं। मतलब अगर आप ये ऑर्डर बनाए, अगर हम ये लिस्ट बनाए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें है 100% स्कोर करने की संभावना है, तो सबसे ऊपर वो क्वांट ही आएगा। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये इंश्योर कर सकते हो तैयारी करके कि इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। क्वांट के बाद उसका नंबर आता है रीजनिंग का, रीजनिंग के बाद आता है इंग्लिश और इंग्लिश के बाद आता है जीए। जीए में सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप अच्छा स्कोर करो, मतलब कि फुल मार्क्स स्कोर करो या 95% स्कोर करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जीए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है कि आप
पूरा सिलेबस खत्म कर लें, है ना, और ख़त्म कर भी लेंगे तो ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले फोकस क्या करो, जो आपका पूरा दिन है ना, पूरा दिन है, मान लो कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा आप इन दोनों सब्जेक्ट को दोगे, किसी भी करके 6 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करो। उसके बाद बचा हुआ इसके ऊपर, और इसमें भी इन इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करना। जीए में अगर आप ज़्यादा दिमाग ना भी लगाओ तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि जीए में आप जितना एफर्ट लगाओगे, देखो एक होता है एफर्ट्स टू आउटपुट रेशियो, एफर्ट्स हम लगा रहे हैं E/O, है ना, मतलब हम एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो लगाने से कितना आउटपुट निकल रहा है ना। तो ये जो है ना, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे आप उतना ज़्यादा आउटपुट निकलना चाहिए, हमारा पर्पज़ ये है। बट जीए के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समुंदर है ना, उसमें आप पॉसिबिलिटी नहीं कि ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ लिए लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। कॉन्फिडेंस मुश्किल से आता है, लेकिन क्वांट रीजनिंग में पॉसिबल है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना, उसके बाद इंग्लिश पे, फिर जीए पे। इंग्लिश के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो रीडिंग जरूर करो डेली बेसिस पे। इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन पैसेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली आ रहे हैं, तो वहाँ पर चले जाओ और कॉम्प्रहेंशन पैसेज डेली अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखना, डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाना, है ना, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मॉक लगाते हो डेली बेसिस पे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि आपने कितना इंप्रूव किया अपने आप को और क्या आपका बच रहा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इस समय पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप कुछ भी नया ऐसा टॉपिक उठा दे रहे हो जिसके आपको मतलब सिर पैर भी नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी की जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसमें आप नुकसान करोगे अपना। तो हमें क्या करना है, हमें जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। तो देखो यार, कई सारे बच्चों को ये लगता है कि कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी असली कहानी क्या है। सेक्शन 3 में यहाँ पर देखोगे आप, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल्स, मतलब जो आपका रिटन टेस्ट होगा 60 नंबर का वो, और टाइपिंग यानी कि DST, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब यहाँ पर असली चीज़ जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इस प्रिस्क्राइब, आप देखो यहाँ पर मॉड्यूल सेपरेट हायर कट ऑफ, एक मिनट, हाँ ये रहा। हाउएवर इन मॉड्यूल 1 सेपरेट हायर कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर CPT, ये 13.8.1 में जिस पोस्ट के लिए CPT कंपलसरी रखा गया था, पहले जो CPT होता था, उस केस में हायर कट ऑफ डिसाइड करेगा कमीशन। इसका मतलब आपको जो भी लगता है ना, आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर में 60 मार्क्स का पेपर है ना, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये लगता है कि 20 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को कितना करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 30% इसका क्वालिफाइंग होता है, 30% क्वालिफाइंग होता है ना, तो ये कितने हो गए आपके टोटल। आपको लगता है कि मुझे 18 मार्क्स लाना है और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, है ना। अब आपकी गलत से भी दूर होगी। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये देखो आप, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के केस में मैंडेटरी है पहली बात तो, ठीक है ना। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1C कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी, मतलब ये कि इसको आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर असली कहानियाँ शुरू होती है। वाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ, ये वाली, ठीक है, ASO इन CSS MEA AFHQ, ASO इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, असिस्टेंट इन GSI, इस प्रकार की जितनी पोस्ट है उसमें इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, GST, ये वो सारी पोस्ट जो मैं आपको नाम लिखा हुआ है, वो सारी पोस्ट है जिसमें हायर कट ऑफ डिसाइड करेगा SSC। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने बोल दिया कि भाई 60 नंबर का क्वेश्चन है और हम 18 ला रहे हैं, तो 18 ला करके आप ASO इन MEA के लिए एलिजिबल हो गए, ये जरूरी नहीं है। SSC इसके लिए हो सकता है 30 नंबर कट ऑफ डिसाइड करे, 35 करे, 25 करे, कुछ भी कर सकता है, बट ये सब पोस्ट के नाम लिखे हुए। ऐसे कुल मिलाकर के 12 पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए SSC ने ये डिसाइड किया है कि वो हायर कट ऑफ रखेगा। तो आप हल्के में मत लेना। अगर आपको GST इंस्पेक्टर चाहिए, ASO इन MEA चाहिए, या ऐसी कोई पोस्ट चाहिए जो कि आपकी इनमें से कोई ड्रीम पोस्ट अगर है, तो वो पोस्ट आपको तभी मिलेगी जब कंप्यूटर वाले पेपर में आप अच्छा स्कोर करोगे। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो पढ़ ही नहीं रहे, उनको लग रहा है कि कंप्यूटर तो केवल उन्हीं को क्वालिफाई करना है जो CPT और DST के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ देखो, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी।
उस टेस्ट को आपको कंपल्सरीली देना ही है। अब मान लो हो सकता है कि आपने आपने क्या करा, आपने क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जी में बहुत अच्छा स्कोर किया और आपकी ओवरऑल फर्स्ट रैंक आ रही है ना, मतलब पूरे इंडिया में आपने टॉप कर दिया, पूरे इंडिया में आपने सबसे अच्छे नंबर लेके आए। और इन केस अगर आप कंप्यूटर के पेपर में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए, है ना, आपको कोई मतलब का नहीं है पढ़ने का। तो कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा, भले आप कम पढ़ो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये इंश्योर करो कि आप उसमें ऐसा स्कोर कर रहे हो कि एटलीस्ट आप बाउंड्री पे आ जाओ या अपने आप को क्वालिफाई कर लो। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे सीरियसली पढ़ ही नहीं रहे हैं, अगर उन्हें नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है या उनको शायद ये पता ही नहीं है या समझ में नहीं आया, है ना, ठीक है। तो यार बस सिंसियरली पढ़ लो, 20 दिन है, 20 दिन भी कम नहीं होते हैं, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इंप्रूव करो अपने आप को, ठीक है। डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, मॉक का एनालिसिस करो बस, और इम्प्रूव होगा। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको समय लगेगा, आपको लगेगा कि 20 दिन में क्या होता है, लेकिन 20 दिन तक अगर डेली अगर आप कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करोगे, 20 दिन के बाद वो इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो कंप्यूटर की बुक है हमारी वो अवेलेबल है, ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो अमेजोन पे आके ले सकते हो, और अमेजोन पे आपको डिलीवरी चार्जेस लग जाएगा बस। और अगर आप अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट से लेते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये फ्री डिलीवरी है, ठीक है। और पर्टिकुलरली बुक जो मैंने बनाई है ना, सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एग्जाम्स के लिए ही है। मतलब जो पूरा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि किताब बैंकिंग वालों के लिए भी है, कैट वालों के लिए भी है, मतलब, है ना, हालांकि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बट है ना, है नहीं, मतलब केवल एसएससी वालों के लिए। एसएससी का जो नया वाला सिलेबस है, 4 चैप्टर जो है वो चारों के चारों चैप्टर आपको इसका कंप्लीट मिलेंगे। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन पुराने प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर के आप ये बुक भी अगर चाहो तो परचेस कर सकते हो। एसएससी सीजीएल के एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और यही कहूँगा यार कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री रहना। पढ़ाई कर रहे हो तो अपने आप को, अपने दिमाग को एकदम फ्री कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत समय से देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर पूरी ये क्षमता होती है कि हाँ वो अच्छा लेवल अपना बना लें, बट होता क्या है ना, स्ट्रेस के चक्कर में निपट जाते हैं। मतलब वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करते करते वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में, और अपने आप के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं एग्जाम को, कि वो एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो बस युद्ध का मैदान है, बस खुल के खेलो यार, और यही कहूँगा। और जो समय मिला उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना, आपको एक एक मिनट को अपने यूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है जो आप लोग नहीं करते, वो है रिविजन। यार रिविजन की भी एक स्ट्रेटेजी बनाओ और रिविजन को ढंग से करो। ये नहीं होता है कि आप पढ़े जा रहे हो, जो आपने पढ़ लिया है ना उसको आप रिवाइज भी तो ढंग से करो, जो आपने ऑलरेडी खत्म किया हुआ है। जैसे मैं कई सारे बच्चों से बात करता हूँ, बोलते सर हमने ये वाली किताब खत्म कर ली, वो वाली किताब खत्म करी है। किताब खत्म हो गई है, अच्छी बात है, उसी किताब को फिर से खोलो, एक एक क्वेश्चन को फिर से देखो। जब आपने सॉल्व कर लिया है तो आपने लास्ट टाइम उसको सॉल्व कैसे किया था, वो जो पूरा सोल्यूशन है वो आपके माइंड में रिपीट करो उस क्वेश्चन को देख करके। ये रिवीजन जब आप करते हो ना, तो इतना कंफर्टेबल आप हो जाते हो सब्जेक्ट के, तो फिर आपको फिर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी जो मैंने बताया है, ठीक है। बुक आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और इसके अलावा कंप्यूटर को तंग से पढ़ लेना, और जो ऑर्डर है सब्जेक्ट्स का वो ध्यान रखो, क्वांट और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करो, समझदारी इसमें ही है। फिर अब आओ इंग्लिश के ऊपर, फिर आओ जीए के ऊपर। इंग्लिश तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का यार, 34%, मतलब खतरनाक लेवल पे ही है। 34% किसको बोलता है, तो बहुत बड़ा वेटेज इंग्लिश का है, और ऐसे प्रायोरिटी दे रहा है इंग्लिश को, तो हमको भी देना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।